ओके, आज हम लोग बात करेंगे, वापस से रिवाइव करेंगे अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था। क्योंकि यार मैंने अभी जो रीसेंट ट्रेंड देख रहा हूँ, मैंने कई बार आप लोग को पॉइंट आउट करा है कि यार आने वाले समय में जो पेपर में क्वेश्चंस आएँगे वो काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाले हैं। क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है और जो पुराने क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, उनमें बल्कि नए क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, इवन मैं भी, हम लोग भी पेपर डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारी जो आपकी जो एग्ज़ाम कराने वाली कंपनीज़ हैं, ये सारे पेपर खुद डिज़ाइन वो नहीं करती, वो हायर करती हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स या इस तरीके के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को, एंड उनको वो पे करती हैं प्रॉपर। तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए, साथ ही साथ हमारे पास ये कंडीशंस आती है कि क्वेश्चंस आपके जो हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट पे हों। वो ये भी बताती हैं कितना डेप्थ होनी चाहिए क्वेश्चंस में। तो आने वाले समय में आपको जो है क्वेश्चंस की जो रिपीटेबिलिटी है उसके अंदर कम मिलेगा। हालाँकि देखो यार, एक बात समझो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो बहुत लिमिटेड हैं, उन्हीं के ऊपर ही सारा काम होना है। तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दिया जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो दिक्कत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं, जो भी मेरी लेक्चर सीरीज़ हैं, जो भी मैं आपको डेप्थ देता हूँ, वो डेप्थ बहुत ज़रूरी है। उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आने वाले समय में वो ही आपको अलग खड़ा करेगी उन लोगों से जो केवल उतने कॉन्सेप्ट रट के आए हुए हैं, ठीक है? तो काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल सीरीज़ में कवर करे थे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसको बताया भी था कि न्यूमेरिकल सीरीज़ और जो हमारी यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ है, दैट इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब कवर होंगे। न्यूमेरिकल सीरीज़ आपकी टॉपिक वाइज़ होगी। जैसे यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ जो है वो तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज़ है कि भई मेज़रमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन मेज़रमेंट के अंदर मान के चलते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक है। फॉर एग्जांपल वॉट मीटर, ये एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अगर आपको स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर अगर मैं न्यूमेरिकल कवर करता हूँ, तो उसके लिए हमने ये न्यूमेरिकल सीरीज़ डिज़ाइन करी है, ठीक है? तो मैं इसको पूरा रिवाइव करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें वीडियो आते रहें। तो आज हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के ऊपर बात करेंगे। एक मेरे स्टूडेंट था, उसने करीब मेरे को 12 से 13 एमसीक्यूज़, मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भेजा था। इसमें लगभग जितनी भी वैरायटी हैं पावर फैक्टर करेक्शन की, वो सारी कवर हो गई हैं, ठीक है? तो मैं उन्हीं से ये क्वेश्चंस को ड्राइव करके आपको तैयार करके आंसर इसको दूँगा, ठीक है? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है कि एक लोड है जिसका इम्पीडेंस है 5 + 12 जे ओम्स, ठीक है? वो एक 200 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है? एक पैरेलल कैपेसिटर है जो हमने ऐड कर रखा है पावर फैक्टर को यूनिटी लाने के लिए। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड इफ द फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़? अब देखो, इसका जो ताना-बाना है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैंने अपनी पावर सिस्टम सीरीज़ पावर फैक्टर करेक्शन के अंदर समझाया था। थोड़ा से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, मैं रिवाइज़ कराता हूँ यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर मान के चलते हैं हमारे पास एक सोर्स है जहाँ से हम पावर ले रहे हैं और ये हमारा लोड है, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी चीज़ है, ठीक है? अब ये जो लोड है, ये जो भी पावर लेगा, इस लोड की सर्टेन एक्टिव पावर डिमांड होगी और सर्टेन रिएक्टिव पावर डिमांड होगी, सही? अब बात कर लेते हैं एक्टिव पावर डिमांड की। ये तो एक्टिव पावर तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सिस्टम जो लोड है उसकी कांस्टेंट होगी। इसी तरीके से ये जो रिएक्टिव पावर है लोड की, ये भी एक कांस्टेंट है। यानी कि एक लोड को जितनी रिएक्टिव पावर चाहिए उतनी चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। समझ में आ रही बात है? तो यानी कि अगर हम बात करते हैं, अब क्योंकि ये पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक है, तो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन दिस रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। इसको हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के अंतर्गत भी ले सकते हैं। क्योंकि एक्टिव पावर जो है इसके साथ हम कोई छुआ-छेड़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ जो भी हमारी लोड की परफॉर्मेंस है, जो भी हम लोड चाह रहे हैं, वो लोड अपनी एक्टिव पावर तो उसको हम ऐसे ही इंटैक्ट रखेंगे। ये जो रिएक्टिव पावर है, ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ पावर। एक तरीके से अगर ध्यान से देखो, तो एक्टिव पावर तो वो पावर होती है, मैंने पावर सिस्टम में बहुत डिटेल में बताया था, जिस पावर को तुम फ़ील कर सकते हो, जिसको तुम आउटपुट में ले सकते हो सिस्टम से बाहर। यही वो यूज़ेबल पावर है, यानी कि यूज़फुल पावर, बल्कि यूज़ेबल कह रहा हूँ, यूज़फुल पावर है, ठीक है? वहीं पर इसी को, इसीलिए इसका नाम होता है, एक्टिव पावर को हम लोग रियल पावर के नाम से भी जानते हैं, रियल पावर। याद है? ये सारे नाम मैंने बहुत डिटेल में बताए थे। लेकिन जो रिएक्टिव पावर है, दैट इज़ द पैसिव पावर। ये एक तरीके की सिस्टम के अंदर ही रहती है, सिस्टम से बाहर नहीं निकलती है और ना ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यही वो पावर होती है जो कि आपके जिसके थ्रू एक्टिव पावर फ्लो कर सकती है सिस्टम के अंदर। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ, जो भी हमारी मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब की सब आपकी रिएक्टिव पावर के अंतर्गत आती हैं। और जो रियल पावर, यानी कि जो हीटिंग हो रही है, जो एक्चुअल वर्क डन होता है, वो एक्टिव पावर के अंतर्गत आता है। तो अगर आपके कोई मोटर है जिसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दोगे, तो वो वर्क नहीं कर सकती। समझ में आ रही बात है? पंखे के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो पंखा रोटेट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली एक्टिव पावर को हासिल करने के लिए हमें रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से समझना, कोई भी लोड है,
उसको जितनी रिएक्टिव पावर चाहिए उतनी रिएक्टिव पावर तुम्हें देनी पड़ेगी, कैसे भी करो ये तुम्हारी समस्या है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर जो डिमांड होती है किसी भी लोड की वो लगभग कांस्टेंट रहती है, उसको कोई छुआ-छेड़ नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये जो रिएक्टिव पावर डिमांड है, अगर ये हम लोग वाया सोर्स लेते हैं, मतलब जो भी इसकी केवीआर की रिक्वायरमेंट है, मान के चलते हैं लोड जो है ये 3 केवीएआर, आपको पता है रिएक्टिव पावर जो है इसको हम लोग केवीएआर में नापते हैं। किलो मतलब तो मैंने 10 की पावर 3 लगा दिया, सिंपली अगर बात करूँ तो वीएआर्स, वार्स में नापी जाती है, सही है। एक्टिव पावर आपकी वॉट में नापी जाती है एंड एपरेंट पावर वीए में नापी जाती है। याद है, ये बहुत बेसिक है, पावर सिस्टम देख लेना, मेरी फ्री में अवेलेबल सीरीज़ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि अगर हमारी लोड की रिक्वायरमेंट मान के चलते हैं 3 केवीआर है, तो वो 3 केवीआर उसे चाहिए। अब या तो अगर तुमने कोई एडिशनल रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक नहीं यूज़ करी है, तो ये सारी की सारी रिएक्टिव पावर वाया सोर्स पूरी की जाएगी, यानी कि जो सोर्स है वो पूरी की पूरी रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा टू दी लोड। तो रिएक्टिव पावर कंप्लीटली सप्लाई की जाएगी सोर्स द्वारा, सही है। अब एक बात ध्यान से समझो, जब भी हम बात करते हैं सिस्टम के पावर फैक्टर की, बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी तुम किसी के लोड के पावर फैक्टर की बात करते हो, तुम अपने घर के या कोई भी जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला रहे हो उसके पावर फैक्टर की बात करते हो, तो अल्टीमेटली जो वो पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है, वो पावर फैक्टर होता है कि जो तुम लोड से पावर ले रहे हो उसका। समझ में आ रही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। यानी कि ये जो लोड है, ये जितनी रिएक्टिव पावर सोर्स से मांगेगा उतनी ज़्यादा पावर फैक्टर गिरता चला जाएगा लोड का, उतना ज़्यादा लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो पुअर होता चला जाएगा। तो अगर रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है वो केवल जो लोड की है वो अगर कंप्लीटली फुलफिल की जाएगी सोर्स के द्वारा, तो पावर फैक्टर बहुत ही पुअर दिखेगा हमें, सही है। तो एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि पावर फैक्टर जो है, हम देखो पावर फैक्टर के बारे में आप क्या चीज़ जानते हो, तो अगर आपको याद हो P = VI cos फाई, है ना। तो पावर फैक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पावर फैक्टर अल्टीमेटली हमारे एक्टिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम एक्टिव पावर को कांस्टेंट कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो हमारा डिपेंड करेगा कि कितनी रिएक्टिव पावर साथ में ले रहे हो। जितना ज़्यादा तुम रिएक्टिव पावर कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा तुम रिएक्टिव पावर कंज्यूम करोगे, उतना पुअर पावर फैक्टर होता है। बहुत ही सिंपल है, इसको मैंने लेक्चर्स में कवर कर रखा है, जाकर रिलेशन देख लेना सारे, ठीक है। तो जितना पुअर पावर फैक्टर, मतलब जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर तुम्हारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी उतना पुअर पावर फैक्टर। इसीलिए जब हम लोग बहुत ही हाईली लैगिंग लोड को कनेक्ट करते हैं फ्रॉम टू द सिस्टम, तो हमारा पावर फैक्टर पुअर हो जाता है। ये सब हमने देख रखा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लोड कैसा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि लोड की जो भी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे कर रहे हो। अगर वो तुम लोड की रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी सोर्स से करोगे, यूटिलिटी से करोगे, ग्रिड से करोगे, तो आपका पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोड की जो रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, बट अगर वो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट हम सोर्स से पूरी करने की जगह कैपेसिटर से पूरी कर दें या किसी एक्सटर्नल पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस से पूरी कर दें, कंपनसेशन डिवाइस से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं पुराने केस में, मान के चलते हैं इस लोड को 3 केवीआर रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट थी, ये पूरी की पूरी 3 केवीआर अगर हम सोर्स से लेंगे तो सोर्स के ऊपर बहुत अच्छा खासा रिएक्टिव पावर का लोड आएगा, तो ऐसी कंडीशन पावर फैक्टर पुअर हो गया। लेकिन अगर हम 2 केवीआर की रिक्वायरमेंट हम कैपेसिटर से पूरी करवा दें, बिकॉज कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, है ना, लैगिंग रिएक्टिव पावर, और 1 केवीआर की रिक्वायरमेंट हम सोर्स से पूरी करवाएं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। यही पूरा का पूरा खेल होता है। समझ में आ रही बात है। तो जितने भी तुम न्यूमेरिकल आने वाले समय में देखोगे, जितने भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक, अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि हम लोग लोड के साथ कुछ चेंज कर देते हैं। लोड, जितनी लोड को एक्टिव रिक्वायरमेंट है और जितनी रिएक्टिव रिक्वायरमेंट है लोड की, ये दोनों की दोनों फिक्स रहती हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन वो हम रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट है लोड की वो पूरी कौन कर रहा है, इसके ऊपर पावर फैक्टर डिपेंड करता है। तो जैसे आपने बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे कि पावर फैक्टर करेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, तो पावर फैक्टर जो इम्प्रूव हम करते हैं या पावर फैक्टर जो हम करेक्ट करते हैं, पावर फैक्टर जो करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, वो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो रिएक्टिव पावर हमें लोड को देनी है वो रिएक्टिव पावर हम वाया किसी एक्सटर्नल सोर्स से देने लग जाते हैं बजाय मेन सोर्स के। तो जब भी रिएक्टिव पावर किसी एक्सटर्नल सोर्स से रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी, तब पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। तो अगर रिएक्टिव पावर फुलफिल की जाएगी डिमांड जो है वाई सम एक्सटर्नल कैपेसिटर, तो पावर फैक्टर इंप्रूव। सो दैट इज द सोल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्लीट टॉपिक। समझ में आ रही, कंप्लीट दिस पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक, ठीक है।
तो रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, जितनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर की डिमांड हम लोग सोर्स से पूरी करेंगे उतना ही पावर फैक्टर पुअर होगा एंड वाइस वर्सा। जितनी कम रिएक्टिव पावर सोर्स से लोगे उतना अच्छा पावर फैक्टर मिलेगा। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट चलता है कि पावर फैक्टर को यूनिटी कर देना, पावर फैक्टर का यूनिटी हो जाना। अब यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि केवल और केवल यूनिटी पावर फैक्टर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है वो ज़ीरो है ना? तो लोड जो है, ऐसा नहीं कि लोड को रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए, उसे चाहिए, बट वो सारी की सारी रिएक्टिव पावर हम लोग अगर कैपेसिटर से ले लें, तो ऐसे केस में हम सोर्स से जो रिएक्टिव पावर विड्रॉ कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। दैट इज़ द परफेक्ट केस जिसके अंदर हम सोर्स से, क्योंकि रिएक्टिव पावर ज़ीरो कंज्यूम कर रहे हैं, तो सोर्स की नज़र से अगर तुम देखोगे, सोर्स की अगर नज़रों से अगर हम देखते हैं लोड को, तो इट विल एक्ट एज अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यूनिटी पावर फैक्टर लोड मतलब सोर्स से पूछोगे तुम्हें लोड कैसा दिख रहा है, तो वो कहेगा मुझे तो बहुत एकदम चिकना, एकदम रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। तो सोर्स की नज़र से लोड विल बी अ रेजिस्टिव लोड या प्योरली आपका एक्टिव पावर लोड। तो ऐसे केस में पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो जो हम बात कहते हैं कि हम कैपेसिटर लगा के या पावर फैक्टर यूनिटी कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोड को रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, नहीं, लोड स्टिल रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर, बट दी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द कैपेसिटर। समझ में आ रही बात है? तो ऑल दी, अगर जितनी भी रिएक्टिव पावर की डिमांड है लोड की, अगर ये पूरी की पूरी हम कैपेसिटर से फुलफिल कर दें, तो झाड़ खत्म, कोई रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए होंगी सोर्स से। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सोर्स से रिएक्टिव पावर ज़ीरो और लोड की पूरी पूरी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द कैपेसिटर एंड पावर फैक्टर कितना हो जाएगा भैया, यूनिटी। तो अल्टीमेटली जो भी हम लोड के पावर फैक्टर की बात करते हैं, ये सोर्स की नज़र से देखा जाता है, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है? क्लियर हो गया? सो दीज आर द मेजर कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो बहुत सिंपल सा है, अगर मान के चलते हैं ये हमारा लोड जो है, ये कुछ रिक्वायर, इसकी एक फिक्स लोड रिक्वायर मतलब रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं लिख रहा हूँ QL। QL का मतलब इंडक्टर नहीं, QL का मतलब है लोड रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर। C कैपेसिटर जो दे रहा है वो QC है, रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर, एक्सटर्नल कैपेसिटर बैंक, एंड QS इज द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। ये हमारा सोर्स है। तो अगर हम फॉर्मूले डिस्कस करें तो 3 फेज सिस्टम हो सकता है या फिर सिंगल फेज हो सकता है। सिंगल फेज के फॉर्मूले देख लो पहले। तो QL की जो वैल्यू अगर डायरेक्टली निकालूं, डेट शुड बी VI sin phi। ये तो बहुत ही पेट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है S sin phi। तो S इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है VI। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं अपरेंट पावर, तो S sin phi। इन टर्म्स ऑफ एक्टिव पावर अगर देखें, देखो Q डायरेक्टली वोल्टेज और करंट के टर्म्स में, Q इन टर्म्स ऑफ एक्टिव पावर अपरेंट पावर, Q इन टर्म्स ऑफ अपरेंट पावर एंड Q इन टर्म्स ऑफ एक्टिव पावर P10 phi। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए आपके। एंड Q इक्वल टू I2 XL इन टर्म्स ऑफ करंट एंड दी रिएक्टेंस ऑफ द लोड। समझ में आ रही बात है? 3 फेज में चले जाओगे तो सबके आगे √3 VL/IL लग जाएगा। या अगर फेज की बात करेंगे तो इसी फॉर्मूले को √3 VL/IL लिख दो अगर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट लेना है, वरना 3 V फेज I फेज लिखना पड़ेगा sin phi। और इनके बीच का रिलेशन देखें तो V फेज इज इक्वल टू VL डिवाइड बाई √3। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार देखा होगा, ठीक है? बाकी सब सेम है, QL इक्वल टू S इंटू साइन फाई, PL इंटू टेन फाई, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? एंड QL इक्वल टू 3 I फेज का होल स्क्वायर इंटू XL फेज, ठीक है? ये फेज वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है? तो ये फॉर्मूले जो आपको याद रखने। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या है कि भैया एक 200 वोल्ट का यूटिलिटी है, 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, और हम लोड जो है उसकी क्या वैल्यू दे रखी है, 5 + 12J, ये उसकी इंपेडेंस की वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक इंपेडेंस है जो कि 200 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। एक पैरेलल कैपेसिटर हमने ऐड करा है ताकि पावर फैक्टर को यूनिटी ला सकें। अब देखो, पावर फैक्टर यूनिटी लाने का मतलब क्या हुआ कि हम सोर्स से कोई भी रिएक्टिव पावर विड्रॉ नहीं करें, जो भी लोड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी हम कैपेसिटर से पूरी कर दें। तो ये कह रहे हैं भैया कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दो माइक्रोफैराड में कितनी होगी, ठीक है? तो अब इसके लिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा QL कितना है। तो QL के लिए अभी हमने फॉर्मूले देखे। QL के लिए जो यहाँ पर सूटेबल, देखो ना तो P के बारे में जानकारी ना अपरेंट पावर के, तो QL के बारे में सबसे सही जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो हम यूज़ करेंगे ये वाला I2XL। क्योंकि हमारे पास कह सकते हो यहाँ पर वोल्टेज की जानकारी है और एक्सेल की जानकारी दे रखी है, तो इसी का इस्तेमाल करके हम करंट निकालेंगे एंड देन QL को फाइंड आउट करेंगे। पहले तो फॉर्मूला सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर एक्टिव रिएक्टिव पावर, एक्टिव अपरेंट कुछ भी दे रखी होती तो हम इन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते थे, पर कुछ नहीं दे रखा है तो ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोग लेंगे, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लो ऊपर वाला फॉर्मूला, VI का भी इस्तेमाल कर सकते हो, VI sin phi, जो आपको सही लगे कर दो। मैं इस तरीके से करके देखता हूँ। तो सबसे पहले इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो सबसे पहले हमें जो Q लोड निकालना पड़ेगा, डेट शुड बी इक्वल टू द
आई जो लोड के अंदर फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर, आई एल का स्क्वायर इंटू एक्स एल। एक्सएल की वैल्यू हमें दे रखी 12, सिंपल, ठीक है। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो जो भी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा आई, डेट शुड बी इक्वल टू द जो वोल्टेज अप्लाई हुआ अक्रॉस दिस लोड डिवाइड बाई टोटल इंपेडेंस, दैट इज द सिंपल केस। कॉम्प्लेक्स सर्किट में तो आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड, सही है। वोल्टेज 200 पता है, जेड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो जेड का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। सॉल्व करा भैया, इसको सॉल्व करोगे आएगा 13, ठीक है। और 200 का 200 आ गया, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15.38 एम्पेयर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। इतना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गई एक कहानी। दूसरा देखो, अब हम क्या, ये हो गई करंट की वैल्यू और हमने क्यू एल इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अभी क्यू एल नहीं आया है, तो क्यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, क्यू एल इक्वल टू होता है, मैंने बताया था आई स्क्वायर यानी कि 15.38 का होल स्क्वायर, ये आ गया इंटू एक्स एल। अब एक्स एल 12 दे रखा है भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये एक्स एल है ना, तो एक्स लग दिया 12। सॉल्व करा, आंसर आ गया 2835.5 VARs, ठीक है। दिस इज दी लैगिंग रिएक्टिव पावर डिमांडेड बाय द लोड। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, ये तो हो गई क्यू एल की वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हम लोग पावर फैक्टर यूनिटी चाहिए। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब कंप्लीटली लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो कैपेसिटर पूरी कर रहा है। तो लोड की रिक्वायरमेंट कितनी, लोड की रिक्वायरमेंट आ गई आपकी भैया 2835.5 VARs, डेट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। और क्योंकि हम यूनिटी पावर फैक्टर चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि हम सोर्स से 1 रुपया भी लें, तो ऐसी कंडीशन 1 रुपये की भी रिएक्टिव पावर लें, तो ऐसी कंडीशन में पूरी पूरी रिएक्टिव पावर कैपेसिटर को पूरी करनी पड़ेगी। सो डेट इज द वैल्यू ऑफ द क्यूसी। समझ में हमारी बात है, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब क्यू एल इक्वल टू क्यूसी, और एल तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी भी हम आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। ये हो गया रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर बैंक जो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है ये वो है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यूसी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सी। सिंपल है, ठीक है, कि रिएक्टिव पावर जो कैपेसिटर सप्लाई करेगा डेट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सी। अब एक्सी जो होता है 1/2 पाई एफ सी होता है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बना, वी स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ सी। यहाँ से हम सी को फाइंड आउट करेंगे। वी की वैल्यू में पता है 200, उसका स्क्वायर, 2 पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 एंड एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे ही रखी है, तो यहाँ सॉल्व कर लोगे भैया। ये जब हम पुट करेंगे, क्यूसी की वैल्यू हमने निकाली है अभी कितनी 2835.5, ये निकाली है। इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको नीचे भेज देना, ये रहा। एंड देन जब कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू निकल के आएगी 225.6 माइक्रोफैराड, ठीक है, समझ में आ रही बात है। सो डेट इज द करेक्ट आंसर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, ये जो जिस स्टूडेंट ने मेरे को ये शीट भेजी थी क्वेश्चंस की ना, उसके अंदर जो उसने बेसिकली ये एमसीक्यूज थे, लेकिन उस एमसीक्यूज में सारे आंसर गलत थे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे सबके आंसर्स गलत थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको विदाउट एमसीक्यू, विदाउट जो ऑप्शंस है उनके थ्रू सॉल्व किया है, तो ये आपके सामने है, सही है। ये किसी ना किसी पेपर में आएगा, हो सकता है उसने सारे वो क्वेश्चन छाट के भेजे हों जिनके ऑप्शंस मैच ही ना कर रहे हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं, जस्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ये जो 12 से 13 क्वेश्चन है, ये तुमने अगर कर लिए तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएगा तुम गलत नहीं करोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है वो कुछ पुराने क्वेश्चंस हो या किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हो जो कि आज के समय में, पहले के समय में गलत बन गए हों, या जो भी ऑप्शंस हो मुझे नहीं पता। बट उसमें क्योंकि ये नहीं मेंशन था कौन से एग्जाम के थे, बट सारे के सारे ऑप्शंस गलत थे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भैया। एक इंडस्ट्रियल प्लांट है हमारा जिसकी टोटल लोड जो है वो 50 किलोवाट का टोटल लोड है और पावर फैक्टर 0.75 लैगिंग है, ठीक है। तो एक हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट है, लोड कितना है 50 किलोवाट, और पावर फैक्टर कितने पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है 0.75 लैगिंग पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान समझना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे तो पहले इस टाइप का एक सर्किट बना लेना, डेट इज द बेसिक जो आपको करना पड़ेगा। इसमें एक बात याद रखना, क्योंकि हम लोग जब पहली बार, जब इसमें अभी कोई जो फर्स्ट लाइन है उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि हमने एक रिएक्टिव पावर कंपनसेशन डिवाइस लगा रखी है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपली मान लेना कि जो भी लोड की रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है डेट शुड बी फुलफिल्ड बाय दिस सोर्स। तो क्यू सोर्स से जो रिएक्टिव पावर फ्लो होगी डेट इज इक्वल टू द क्यू लोड, बहुत सिंपल है। और ये जो 0.75 लैगिंग पावर फैक्टर देख रहे हो, ये सोर्स की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि सोर्स ही तो अल्टीमेटली रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, लोड का जो भी हमारा लोड है वो जिस भी रिएक्टिव पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है वो पावर फैक्टर अल्टीमेटली सोर्स की नज़र से देखा जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द आइज ऑफ सोर्स, ठीक है। ओके,
अब ये कह रहे हैं कि कितना रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होगी जो हम सप्लाई कर दें इस लोड को वाया कैपेसिटर बैंक, ताकि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब पूरी की पूरी जो रिएक्टिव पावर लोड की है, ये फुलफिल जो पूरी पूरी रिएक्टिव पावर डिमांड है, क्यूएल की जो भी वैल्यू आएगी डेट शुड बी फुलफिल्ड बाय द क्यूसी। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई से तुम कोई भी रिएक्टिव पावर ड्रॉ नहीं करोगे, और सप्लाई से पूछोगे वो कहेगा भैया मेरे से तो माल जा नहीं रहा रिएक्टिव पावर का, यानी कि मेरी नज़र में तो लोड जो है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, क्यूसी इक्वल टू क्यूएल, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी हो गया। सही है, पावर फैक्टर यूनिटी की ये कंडीशंस हो गई। रटना नहीं, सब कुछ समझ के चलना, सारे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको। तो अब अगर हम देखते हैं, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखो इस बार क्या है, पिछली बार हमें कुछ भी एक्टिव रिएक्टिव पावर एक्टिव एबरेंट कुछ नहीं दे रखा था, इस बार दे रखा है। पावर फैक्टर भी पता है और एक्टिव पावर भी पता है, तो यानी कि हम सिंपली यहाँ पर Q इक्वल टू पी 10 ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर में पता है लैगिंग है 0.75, तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है पावर फैक्टर, देखो तो क्यूएल कैसे निकालेंगे, लोड की रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट दैट शुड बी इक्वल टू द पीएल 10 अब 10 को देख लो यहाँ से, तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है कॉस फाई इक्वल टू 0.75, फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स 0.75 दैट इज इक्वल टू दी 41.41 डिग्री, है ना। अब जब इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो पीएल की वैल्यू में पता ही है 50 इंटू 10⁻³ और 10 41.41 that should be equal to the 44.1 kVAR. So that should be the reactive power जो कि हम लोड की रिक्वायरमेंट है। अब यूनिटी पावर फैक्टर के लिए पूरी पूरी रिएक्टिव पावर जो है शुड बी सप्लाइड बाय द कैपेसिटर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 44.1 kVAR जो होगा, अगर कोई कैपेसिटर बैंक 44.14 जो भी है kVAR अगर रिएक्टिव पावर सप्लाई कर देती इस लोड को, तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। सही है, सो दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए होंगे तो अब क्वेश्चन बहुत आराम से लगेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब भैया क्वेश्चन फटाफट पानी की तरह चलेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक 20 किलोवाट 3 फेज इंडक्टिव लोड है। ठीक है, तो लोड के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी, 20 किलोवाट है और पावर फैक्टर कितने पे चल रहा है, 0.7 पे चल रहा है। क्यूएल इज दी रिएक्टिव पावर डिमांड बाई दी लोड। अब अभी तक हमने इसमें कहीं नहीं पढ़ा कि भाई कोई भी हमने एक्सटर्नल कैपेसिटर कंपनसेशन टेक्निक लगा रखी है, तो यानी कि पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो सप्लाई से पूरी हो रही है। सही है, अब ये कह रहे हैं रिएक्टिव पावर कितनी ड्रॉ होगी लोड द्वारा, यानी कि वही क्यूएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, यहाँ पर क्यूएल इक्वल टू पी 10 सिंपल आ गया। सही है, अब 10 में फाई कैसे निकालोगे, तो कॉस फाई इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉस फाई इक्वल टू 0.7, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स 0.7 डेट इज 45.57, इसको लगा दो 10 में। ठीक है, आंसर आ जाएगा 20.4 kVAR। ठीक है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लोड है जो कि 100 किलोवाट जो है वो ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, 100 किलोवाट का लोड है, सॉरी, और पावर फैक्टर कितना है 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहा है। ये कह रहे हैं सप्लाई वोल्टेज की जानकारी दे रखी 415 वोल्ट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं देखो अभी तक ये जो सिस्टम था, ये पहली लाइन जो देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर हम कोई भी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन नहीं लगाते हैं तो ऐसे केस में जो हमारा लोड है वो 0.85 पावर फैक्टर पे डील कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी इसकी जो भी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट थी क्यूएल, वो कौन पूरी कर रहा था, वो हमारा सोर्स से पूरी की जा रही थी, यानी कि सप्लाई इक्वल टू क्यूएल था। अब क्या कह रहे हैं, अगर हमें इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना है 0.95 लैगिंग ले जाना है, यानी कि 0.85 से इंप्रूव करके 0.95 लैगिंग ले जाना है। अगर हमें ऐसा करना है तो ये कह रहे हैं कि करंट में कितना परसेंटेज रिडक्शन आएगा, मतलब कितना चेंज आएगा करंट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले एक पावर फैक्टर 1 पर कोई मशीन चल रही थी, अब हमने उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करा बाय कैपेसिटर कंपनसेशन टेक्निक, अब इसका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया है पावर फैक्टर 2। तो ये कह रहे हैं मान के चलते हैं पहले जो भी करंट रहा हो, I1 करंट फ्लो कर रहा था, अब जो करंट फ्लो करेगा डेट इज I2, क्योंकि पावर फैक्टर और करंट का बड़ा गहरा रिश्ता है, मैं बताऊंगा ये रिश्ते में कौन लगते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसके जरा फॉर्मूला समझते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लोड जो भी हमारा है उसकी एक्टिव पावर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर एक्टिव पावर और वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज अगर ये दोनों फिक्स रहते हैं तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, है ना, जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट है और पावर कांस्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं देन आई कॉस फाई शुड आल्सो कांस्टेंट, आई कॉस फाई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब आई कॉस फाई कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पावर फैक्टर है, कॉस फाई इज दी पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू करंट, या फिर उल्टा कर लो, करंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा पावर फैक्टर के। देखो यही बात दे रखी है, करंट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दी पावर फैक्टर। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सही है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना भैया,
यानी कि अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेशियो में A1/A2 इक्वल टू B2/B1। याद है हम लोग कई बार ये सब काम करते हैं। तो वैसे ही I1/I2 इज इक्वल टू दी cos phi2/cos phi1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें I1 करंट ड्रॉ कर रही है और वो पावर फैक्टर 1 पे चल रहा है, तो अगर हम उसका पावर फैक्टर चेंज करके cos phi2 कर दें तो वो I2 करंट ड्रॉ करेगा। सही, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर अगर तुमसे पूछा जाए परसेंटेज चेंज कितना हुआ करंट में, लाइन करंट जो हम मतलब सोर्स से ड्रॉ कर रहे थे उस करंट में कितना चेंज आएगा, तो डेट शुड बी इक्वल टू दी 1 माइनस I2/I1 इंटू 100। सिंपल है, मान लेते हैं पहले I1 करंट ड्रॉ हो रहा था, अब I2 करंट ड्रॉ हो रहा, तो चेंज कितना हुआ, I1 माइनस I2 डिवाइड बाई I1। इसको जरा नीचे नीचे भेज दो, तो I1/I1 इक्वल टू 1 माइनस I2/I1। तो वहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो। समझ में आ रही बात है। तो परसेंटेज चेंज इन करंट डेट शुड बी इक्वल टू दी 1 माइनस I2/I1 इंटू 100। सही है, क्लियर हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना और ये बहुत काम आएंगे, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमें पावर फैक्टर पता है 0.85 से 0.95 गया है, यानी कि पावर फैक्टर 1 की वैल्यू कितनी 0.85, पावर फैक्टर 2 की वैल्यू 0.95 दे रखी है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया 0.895 आ गया। नाउ I2/I1, अब यानी कि I2/I1 की वैल्यू आ गई 0.895, तो 1 में से माइनस कर दो 0.895, है ना, और इंटू 100 कर दो, डेट शुड बी द चेंज इन करंट। तो यही करा हमने और आंसर हमारे पास कितना आ गया 10.53%। डेट शुड बी योर आंसर। सही है, समझ में आ गई होगी बात है। तो ये 3 फॉर्मूले। तो एक बात मैंने ये चीज़ देखी यार, जो भी न्यूमेरिकल सीरीज़ या जो भी हमने यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ जब से मैंने ये PDF पे लाना शुरू करी है, मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रही होगी। बिकॉज जो हम लोग पहले यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ कवर करते थे उसमें मेहनत कम लगती थी मेरी, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे मुझे, मेरी मेहनत कम थी। लेकिन आपके लिए उसके अंदर अगर हम उसको पीछे पलट के रिवाइज करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि फॉर्मूले सब खो गए, क्योंकि उसकी मैं PDF दे नहीं सकता। बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं जैसे मेरे से कि सर DC मशीन की PDF नहीं देते हो आप, ट्रांसफार्मर। भैया वो सारे के सारे लाइव लेक्चर्स थे, वो मैंने जब बनाए तो मैंने उसको समझाया एंड देन उसके बाद जैसे ही हमने उसको बंद करा तो सारी चीज़ गायब हो गई। तो उनके PDF लेक्चर्स यार नहीं पॉसिबल हैं, वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे। लेकिन बाद में जब से मैंने PDF या PPT पढ़ाना शुरू करा तब से आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार कुछ लेक्चर्स मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यार, जब तुम्हें 1000 लेक्चर दे दिए और 100 लेक्चर या 50 लेक्चर बचा के मैं क्या कर लूँगा, उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी ले रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो जो भी है, अगर आपको सारे PDF लेक्चर्स एक जगह चाहिए तो आप कॉम्बो ऑफर खरीद सकते हो। ठीक, तो मुझे लगता है कि जब से मैंने यार ये PDF पे शिफ्ट हुआ हूँ मैं न्यूमेरिकल्स कराने में, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और जो PDF नोट्स आपको मिल ही जाते हैं। बाकी आप अपना व्यू बताना कि आपको कैसा लगता है ये जो जब से हम लोगों ने शिफ्टिंग करी है, कि क्या आपकी जो लर्निंग है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। बिकॉज अल्टीमेट इस चैनल का गोल जो मेरा है कि मैं आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस कर सकूं, उसमें जो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट है उसको बढ़ा सकूं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो पाया हूँ। आप बताना बाकी आपका क्या व्यू है ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और PDF जो हम लोग MCQs करवा रहे हैं या यूथ पब्लिकेशन जो PDF में चल रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको लेकर आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन बताना, और कैसा लगा आज का लेक्चर और बताना मेरे को। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल सीरीज़ के लिए आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक वोटिंग भी करवा सकता हूँ आपसे कि आप जिसमें टॉपिक चूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, एक एक्सेल शीट फ्लोट करवा देंगे जिसमें न्यूमेरिकल आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो टॉपिक आप उसके अंदर भर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप भरना और उससे मेरे को पता चल जाएगा। तो जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आएंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, मतलब करेंगे सारी टॉपिक को। तो एक तरीके की टॉपिक की लिस्ट तैयार हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, जिससे मुझे ये भी पता चल जाएगा आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक है, थैंक यू।